Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था नरेशन के बारे में कि नरेशन का डिफिनेशन क्या होता है और जो नरेशन शब्द है नरेशन शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुआ है। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नरेशन कितने प्रकार के होते हैं और नरेशन जो प्रकार हैं प्रकार के डिफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था नरेशन के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो वीडियो है डियर स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊँगा नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कि जो डायरेक्ट स्पीच है डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं कितने भाग होते हैं। जो पार्ट डियर स्टूडेंट उस पार्ट के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे और डियर स्टूडेंट जो बेसिक रूल है नरेशन का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का या रिपोर्टेड स्पीच का उसके बेसिक रूल के बारे में हम जानेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया आज हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच के पार्ट के बारे में कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं और डियर स्टूडेंट जो बेसिक रूल है बेसिक रूल के बारे में हम जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जो डायरेक्ट स्पीच होता है डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डियर स्टूडेंट डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो होता है स्टूडेंट पहले भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान दीजिएगा पहले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और दूसरे भाग को स्टूडेंट दूसरे भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जो डायरेक्ट स्पीच होता है डायरेक्ट स्पीच के भी भाग होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब जैसे हम जानेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कामास के बाहर रहता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इन्वर्टेड कामास के बाहर रहता है और बाहर जो शब्द यूज किए जाते हैं डियर स्टूडेंट उसे हम क्या कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत स्पीकर जिसे हम वक्ता कहते हैं या रिपोर्टर का प्रयोग होता है। फिर डियर स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग होता है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामास के बाहर रहता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। फिर इसके अंतर्गत जो पार्ट यूज किए जाते हैं स्पीकर के रूप में आपको स्पीकर के रूप में हम सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं जिसे हम वक्ता कहते हैं। फिर या रिपोर्टर हम यूज करते हैं। फिर इसके अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ब आता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब है क्या रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है और क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट लाइक ही said to me comma I shall play cricket। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या रिपोर्टिंग वर्ब है
और किसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टर आता है, रिपोर्टर इसको हम रिपोर्टर बोलते हैं। इसको रिपोर्टर के अलावा डियर स्टूडेंट, रिपोर्टर के अलावा हम इसको बोलते हैं स्पीकर के अलावा इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि अब जैसे कि हमने बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत पहला जो वर्ड आता है इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या आपका ही है। ही को हम रिपोर्टर बोलते हैं या स्पीकर बोल सकते हैं या सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, सैड, ये जो सैड है, सैड को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये रिपोर्टिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब है या हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब इज द हार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट आपको यही क्लियर करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का हार्ट, हृदय है, जान है डियर स्टूडेंट। ये ध्यान देना है क्योंकि जब मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा तो आपको यही ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को ही आपको ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब ही बताएगा रिपोर्टिंग वर्ब ही कि किस तरीके से हम रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पहला जो वर्ड है जो एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, इसको हम रिपोर्टर बोलते हैं या स्पीकर बोलते हैं या सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का ही क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये सब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मी यूज किया गया है, मी क्या है, मी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा, मी को डियर हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इट मीन्स क्रिया का कर्म डियर स्टूडेंट। अब आपको समझ में आया होगा कि ही क्या है, रिपोर्टर है या स्पीकर है या सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। सैड का है डियर स्टूडेंट, सैड रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इज द हार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का क्या कहलाता है, ये हार्ट कहलाता है डियर स्टूडेंट, हृदय कहलाता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब से ही हम रिपोर्टेड पार्ट में हम चेंज करते हैं। जैसा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा वैसा ही हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन करते हैं या जो भी चीज़ें डियर स्टूडेंट उसमें हम परिवर्तन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ही सेड टू मी, ये क्या है आपका, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ही सेड टू मी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। जैसा कि मैंने रिपोर्टिंग स्पीच के परिभाषा में ही मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है जो रिपोर्टेड स्पीच के बाहर वाला जो पोर्शन है, या हम बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कमाज का बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो डियर मैं उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टर किसे कहते हैं या स्पीकर किसे कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। और डियर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। और डियर इस सब्जेक्ट और जो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो आपका डियर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो आई थिंक डियर ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पहला डियर मैंने टॉपिक क्लियर किया है कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच का मैंने डिफिनेशन आपको बताया। अब डियर दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो भाग होता है डियर दूसरे भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिएगा, दूसरे भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच।
नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इन्वर्टेड, इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो ध्यान दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो होता है डायरेक्ट स्पीच में दूसरा जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, और डबल इन्वर्टेड कॉमास के स्टेटमेंट को या भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जिसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई शैल प्ले क्रिकेट, ये क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेट करेंगे, जब भी आप ट्रांसफर करेंगे, तो आपको यही ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इन्हीं में चेंज होगा। जैसा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा वैसा ही हमारा रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें हम चेंज करते हैं। तो अंडरस्टैंड, मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है एंड रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉमा है, ये कॉमा क्या करता है कि जो रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करने का कार्य करता है। अंडरस्टैंड, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत अंडरस्टैंड हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी भाग है इसी भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा अंडरस्टैंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा डायरेक्ट स्पीच के बारे में, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच हम किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच हम किसे कहते हैं। अब जानेंगे अंडरस्टैंड कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है अंडरस्टैंड, ये ऐसा नरेशन का एक ऐसा भाग होता है जब हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों या हूबहू न कहकर जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो जैसे ये ध्यान देना है कि किस तरीके से हम किन सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 5 सेंटेंसेस ऐसे हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो सेंटेंस है, सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 5 सेंटेंसेस का क्या होता है, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, पहला जो सेंटेंस होता है जिसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड, असर्टिव सेंटेंस को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे डिक्लरेटिव सेंटेंस या अंडरस्टैंड इसी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिएगा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 5 सेंटेंस का हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है अंडरस्टैंड असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लरेटिव सेंटेंस बोलते हैं या स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जो असर्टिव सेंटेंस होता है इट मीन्स विधि सूचक वाक्य। ये जो सेंटेंस होते हैं अंडरस्टैंड, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम तथ्य और घटनाओं को स्वीकार करते हैं या नकार देते हैं।
जब हम स्वीकार करते हैं डियर स्टूडेंट, एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट उसे हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब हम इसे नकार देते हैं इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, इसके दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरे को बोलते हैं डियर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम तथ्य और घटनाओं को स्वीकार करते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ही रीड्स अ नॉवेल, वह एक नॉवेल पढ़ता है। तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, तथ्य और घटनाओं को स्वीकार किया जा रहा है। तो जब भी डियर स्टूडेंट ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिससे हमें ये पता चले कि तथ्य और घटनाओं को स्वीकार किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरा सेंटेंस डियर स्टूडेंट, ही नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा वाक्य होता है जिसमें हम तथ्य और घटनाओं को नकार देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और नेगेटिव क्या हुआ कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। इट मीन्स आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। यहाँ मैंने स्वीकार किया, आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ही रीड्स अ नॉवेल, यहाँ मैंने स्वीकार किया है कि वह एक नॉवेल पढ़ता है, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसी चीज़ को नकार देगा। ही डज नॉट रीड अ नॉवेल। तो नेक्स्ट है, अब क्या है असर्टिव सेंटेंस को मैंने आपको बताया क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का परिभाषा क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर स्टेटमेंट। कितने प्रकार के आपका असर्टिव सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं और स्टेटमेंट होते हैं। पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को मैंने अच्छे से समझाया। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये समझाने का मेरा पर्पज़ ये था क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करते हैं तो इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव के रूल को पढ़ेंगे, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव का रूल पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं। अब इसे ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो सेंटेंस होता है, दूसरे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट प्रश्नवाचक वाक्य। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। जब कभी या जिन वाक्यों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, 2 प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट इज यस आर नो टाइप क्वेश्चन, यस आर नो टाइप क्वेश्चंस, एंड सेकेंड इज WS टाइप क्वेश्चन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या कि इन सेंटेंसेस को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक डियर स्टूडेंट आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये जो सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, सेंटेंस को टाइप्स को बता रहा हूँ, ताकि आप सेंटेंस को टाइप्स को जान लेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब जैसा कि दूसरा सेंटेंस मैंने बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डियर ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। प्रश्न पूछने का 2 तरीका होता है डियर स्टूडेंट। देयर आर 2 वे टू आस्क एनी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट।
किसी भी प्रश्न को पूछने का दो आपका तरीका होता है। फर्स्ट इज यस और नो टाइप एंड सेकंड इज WH टाइप। यस और नो टाइप का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, जब हम किसी प्रश्न को जब कभी प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो जिसका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। मैं एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि यस और नो टाइप का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में मिले। जैसे देखिएगा, जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अगर डियर स्टूडेंट वह क्रिकेट खेलता होगा बोलेगा यस, यस आई प्ले क्रिकेट। अगर नहीं खेलेगा तो बोलेगा नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, उत्तर आपको किसमें मिल रहा है, हाँ या ना में। क्या मिल रहा है, हाँ या ना में। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अगर वो खेलता होगा बोलेगा यस सर आई प्ले क्रिकेट। अगर नहीं खेलता होगा तो बोलेगा नो सर आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है। जब भी यस और नो टाइप क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका उत्तर अगर हम हाँ या ना में मिलता है तो ऐसे कंडीशन में यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। एक बात हमेशा आपको ध्यान देना है, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे इज, एम, आर, was, were, do, does, did। ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हमेशा आपको क्या ध्यान देना है कि जो यस और नो टाइप होता है ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका उत्तर हमें हाँ या ना में मिलता है। फिर डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में जो पहचानने का तरीका होता है, इनका जो आरंभ होता है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और वाक्य के अंत में डियर स्टूडेंट क्या लगा रहता है, आपका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। तो कभी भी अगर आप वाक्य के आरंभ में ऑक्सिलरी वर्ब देख लें और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क देख लें तो तुरंत आप पहचान लेंगे ये जो सेंटेंस क्या है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको इंटररोगेटिव सेंटेंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटररोगेटिव सेंटेंस में जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा डियर स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस है WH टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं देते हैं बल्कि प्रॉपर हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। जैसे पूछ लिया गया डियर स्टूडेंट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब डियर स्टूडेंट इसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं देंगे, प्रॉपर वे में अपना नाम बताएंगे कि माय नेम इज मिस्टर एक्स, जो भी आपका नाम है अपना नाम बताएंगे। तो WH क्यों इसको कहा गया डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। WH इसलिए कहा गया, WH टाइप क्वेश्चन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं डियर स्टूडेंट, जो प्रश्न होते हैं इंग्लिश में हमेशा WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे व्हाट, वेयर, हु, whom, whose, which। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, मोस्टली जो वर्ड है WH टाइप क्वेश्चन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमेशा WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं। देखिए व्हाट, वेयर, हु, होम, हुज, विच, ये क्या है आपका WH टाइप वर्ड है। देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, WH लेटर से, WH, हु WH, होम WH, हुज WH, विच WH। तो मोस्टली जो डियर स्टूडेंट, मोस्टली जो है ये WH से ही के क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होते हैं। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि जब कोई सेंटेंस WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और प्रॉपर वे में हम उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे पाते हैं बल्कि हमें उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है वो WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट अब जो सेकेंड जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे तीसरे सेंटेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट, जो तीसरा सेंटेंस है, तीसरे सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस
अंडरस्टैंड, ये ऐसा सेंटेंस है, इसका मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। अंडरस्टैंड, आज्ञा सूचक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर या कमांड के बारे में बताए, या अंडरस्टैंड रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट के अलावा अंडरस्टैंड अगर एडवाइस या प्रोहिबिशन के बारे में बताया तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ अंडरस्टैंड, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य वह वाक्य होता है जो हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रोहिबिशन के बारे में हमें बताता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे अंडरस्टैंड ओपन द डोर, इट मीन्स अंडरस्टैंड दरवाज़ा खोलो। ये क्या है? आपका ऑर्डर है। तो ऑर्डर को अगर बताता है ऐसा सेंटेंस, अगर ऑर्डर को बताया हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी सेंटेंस को अंडरस्टैंड प्लीज़ या काइंडली लगा दिया जाए, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये क्या है अंडरस्टैंड? ये क्या है? रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट हमेशा प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होता है। एडवाइस, सपोज हार्ड वर्क इन योर फ्यूचर। ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स अपने फ्यूचर में कठिन परिश्रम करो। इफ़ यू वांट टू सक्सेस, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क, आपको क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो जैसे ये क्या है? एडवाइस है। फिर ध्यान दीजिएगा प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है अंडरस्टैंड? प्रोहिबिशन का मतलब होता है आपका निषेधात्मक। क्या होता है? निषेधात्मक। इट मीन्स डू नॉट स्मोक हियर, इट मीन्स यहाँ धूम्रपान मत करो। तो अंडरस्टैंड ये क्या हो गया? आपका प्रोहिबिशन हो गया। प्रोहिबिशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंड अब आपको बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रोहिबिशन अगर कोई सेंटेंस बताता है तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब अंडरस्टैंड जो फोर्थ सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, चौथा जो सेंटेंस है अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये ऐसा सेंटेंस है, इट मीन्स विस्मय आदि बोधक सेंटेंस। इट मीन्स अंडरस्टैंड कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ये ऐसा सेंटेंस होता है जो इट टेल्स अबाउट आवर सडन फीलिंग। ये हमारा जो सडन फीलिंग है, जो हमारे हृदय में उत्पन्न जो भावनाएं हैं, इन फीलिंग के बारे में कौन बताता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताता है। यही एक ऐसा सेंटेंस है अंडरस्टैंड जिसमें क्या बताता है? फीलिंग के बारे में बताता है। जैसे अंडरस्टैंड जैसे अलास ही इज डाइड। अब क्या कर रहा है? जैसे अलास ही इज डाइड, इट मीन्स अफसोस वह मर गया है। तो यहाँ क्या अंडरस्टैंड? ये हमारे फीलिंग को बता रहा है कि ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि ऐसा सेंटेंस जो हमारे सडन फीलिंग को बताए उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे अंडरस्टैंड हुर्रे या हुर्रा, वी हैव won द मैच,
वी हैव won द मैच, इट मीन्स डियर स्टूडेंट जब हम अत्यधिक खुश हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में, सपोज डेट हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, ऐसे कंडीशन में हमारा जो टीम है, हमारी टीम जीत जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हुर्रे वी हैव won द मैच, खुशी से हम कहते हैं कि हमने मैच जीत लिया है। दूसरा जो हमने पहला सेंटेंस बताया है एलास ही इज डाइड, इट मीन्स डियर स्टूडेंट जब किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में अफसोस करते हुए हम क्या कहते हैं कि अफसोस वह मर गया है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे सडन फीलिंग के बारे में बताते हैं। फिर ये ध्यान देना है कि इंग्लिश में इसको हम कैसे पहचानते हैं। इंग्लिश में हमें ये ध्यान देना है कि कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो ये हमेशा इंटरजेक्शन, ध्यान दीजिएगा, इंटरजेक्शन वर्ड से जुड़े होते हैं। ये ध्यान देना है आपको कि इंटरजेक्शन वर्ड से जुड़े होते हैं। लाइक इंटरजेक्शन वर्ड क्या है स्टूडेंट, अलास, हुर्रा, वाह, फाई फाई, ये जो डियरेक्शन ये जो वर्ड हैं, इन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड बोलते हैं। और इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हमेशा ध्यान देना है डियर स्टूडेंट कि एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। ये जो मार्क है क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क है। और हमेशा ये ध्यान देना कि इंटरजेक्शन वर्ड से इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद डियर स्टूडेंट एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। कभी भी ये वर्ड आप देख लेते हैं लाइक एलास, हुर्रे, वाव, सेम, फाई फाई, तो ऐसे कंडीशन में पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हम जानेंगे स्टूडेंट लास्ट सेंटेंस जानेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जो सेंटेंस होता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ जो सेंटेंस होता है स्टूडेंट जिसको बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है आपका इच्छा बोधक वाक्य। क्या होता है, इच्छा बोधक वाक्य। तो डियर स्टूडेंट ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें प्रे या विश, प्रे या विश या ब्लेस, जिसमें प्रे, विश या ब्लेस या कर्स आए, क्या रिलेशन, कर्स आए, अभिशाप आए, तो ऐसे कंडीशन में रिलेशन क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वह वाक्य होते हैं जिसमें क्या आ जाए, आपका प्रार्थना आ जाए, आशीर्वाद आ जाए, कामना आ जाए, इच्छा आ जाए या अभिशाप आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, ये स्टूडेंट कह रहा है क्या कि भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या कर रहा है, आपका ब्लेस दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, कह रहा है कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, आपकी क्या है, आपकी जो उम्र है लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो यही आपको ध्यान देना है कि जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रे, विश, ब्लेस, कर्स है, जैसे डियर स्टूडेंट कर्स, जैसे मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नर्क में जाओ। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक तरफ आशीर्वाद दिया जा रहा है और दूसरे तरफ क्या हो रहा है, आपका कर्स दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है। तो बस आपको यही ध्यान देना है, कहीं भी प्रे, विश, ब्लेस या कर्स का प्रयोग होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब जरा सा मैं अंतर बताना चाहूँगा, पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। पूछा जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या अंतर होता है। तो डियर अंतर जो होता है, अब बस आपको यही ध्यान देना है, क्योंकि डियर इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ऑप्टेटिव में भी, और
जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो बस अंतर आप ये ध्यान देना है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा इंटरजेक्शन, क्या होता है, इंटरजेक्शन वर्ड से जुड़े होते हैं। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा, ऑप्टेटिव सेंटेंस के हमेशा वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। बस ये ध्यान देना है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद क्या लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, रूल स्ट्रक्चर होता है, हमेशा जैसे मे से स्टार्ट होता है, मे आता है, फिर मे के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जैसे अगर ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अगर अदर वर्ड आया तो अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। और वाक्य के अंत में डिस्टेंट, वाक्य के अंत में हमेशा हम क्या करते हैं, वाक्य के अंत में हमेशा हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो डिस्टेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया कि असेट जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का बताने का मेरा पर्पज़ ये था कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये क्लियर हो कि किसे असेटिव सेंटेंस कहते हैं, असेटिव सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब डियर अब हम जानेंगे कि सेंटेंसेस, आपने सीख लिया कि सेंटेंसेस क्या होता है। अब हम जानेंगे डियर कि बेसिक रूल। अभी आपने ये जाना कि जो सेंटेंसेस जो टाइप है, टाइप हमने जान लिया, और आपने ये जाना कि इन्हीं सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। अब हम जानेंगे डियर बेसिक रूल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम जानेंगे कि क्या बेसिक रूल होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। ध्यान दीजिएगा, अब हम जानेंगे बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे क्या बेसिक रूल होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। देयर आर 3 रूल्स इन बेसिक रूल्स। जैसे ध्यान दीजिएगा कि बेसिक रूल में 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको कभी भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंट पहला जो टॉपिक है डिस्टेंट इसमें बेसिक रूल्स में चेंज ऑफ पर्सन। क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। इसमें हम ये सीखते हैं कि पर्सन को, व्यक्ति को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कैसे हम पर्सन को चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या जानेंगे, चेंज ऑफ पर्सन। तो ध्यान दीजिएगा डियर, जो चेंज ऑफ पर्सन होता है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, इसमें हम सीखेंगे कि जो केस होता है डियर, केस जानेंगे। केस मीन्स डियर कारक, क्या होता है, कारक होता है। डियर जो केस होता है आपका 3, देयर आर 3 केस इन इंग्लिश ग्रामर। 3 केस होते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव केस। ध्यान दीजिएगा डियर, क्योंकि ये हम इसी से सीखेंगे। चेंज ऑफ पर्सन में इन्हीं रूल्स हम सीखेंगे किस तरीके से हम पर्सन को चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, सेकेंड पर्सन कैसे चेंज होता है और थर्ड पर्सन कैसे चेंज होता है। तो डियर पहला जो केस होता है जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। इट मीन्स डियर कर्ता कारक। इसका मतलब क्या होता है, कर्ता कारक। दूसरा जो केस होता है डियर जो हम प्रोनाउन भी चेंज करते हैं, जैसा कि पढ़ ही रहे हैं आप कि बेसिक रूल में कि चेंज ऑफ पर्सन, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं किस तरीके से हम पर्सन को चेंज करते हैं। तो पहला क्या है आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, जिसको बोलते हैं कर्ता कारक। दूसरा जो केस होता है डियर जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस मीन्स होता है कर्म कारक। तीसरा जो केस होता है डियर जिसको बोलते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस मीन्स होता है डियर संबंध कारक। अब डियर अब हम ये जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। फिर डियर
ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं और पॉजिटिव केस किसे कहते हैं। केस में डियर ये ध्यान दीजिएगा कि केस के अंतर्गत ही पर्सनल प्रोनाउन आता है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि चेंज ऑफ पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि आप जानते हैं कि 3 पर्सन होते हैं। देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर। इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में डियर एक पर्सनल प्रोनाउन होता है जो 3 प्रकार के होते हैं। पहले पर्सन को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है डियर कि जो बात करता है, फर्स्ट पर्सन का जो डिफिनेशन होता है, जो बात करता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जो सुनता है डियर, जो जिससे बात करता है और जो उसकी बात सुनता है, फर्स्ट पर्सन की जो बात सुनता है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, या फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में चुगली करता है, उसे हम क्या कहते हैं डियर? थर्ड पर्सन कहते हैं। तो डियर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन जो बात करता है और जो सुनता है, जो बतियाता है डियर, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जो उसकी बात सुनता है उसे हम सेकेंड पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बताता है, जिसके बारे में बात कर रहा है या जिसके बारे में चुगली कर रहा है डियर, उसे हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। तो डियर जानिएगा फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है। क्या आता है? आई और वी आता है। डियर मैं और हम, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर, ये ऐसे पर्सन हैं जो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी होता है। आई वी हमेशा कर्ता कारक के ही रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी भी सेंटेंस में डियर हमेशा एज अ सब्जेक्टिव केस, एज अ नॉमिनेटिव केस या एज ए कर्ता कारक के रूप में हमेशा हम आई और वी का प्रयोग करते हैं। अब डियर ध्यान दीजिएगा, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है, आई का जो कर्म होता है वो क्या होता है आपका? मी होता है। क्या होता है डियर? आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वी का ऑब्जेक्ट डियर हमेशा अस होता है। ध्यान दीजिएगा, आई का जो कर्म होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, मी होता है। और वी का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है? अस होता है। अब डियर पॉजिटिव क्या होता है आई का? जरा ध्यान दीजिएगा, संबंध में भी जो पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव भी 2 प्रकार के होते हैं डियर। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और दूसरा होता है डियर पॉजिटिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन डियर, पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव केस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब जरा ध्यान दीजिएगा डियर, आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव डियर आई का माई होता है। क्या होता है? माई होता है। आई का माई होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। डियर जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ऐसा विशेषण जो नाउन के पहले यूज किए जाएं। जैसे माई जो है डियर, ये हमेशा नाउन के पहले ही यूज होगा। अगर नाउन के पहले आता है तभी एडजेक्टिव है, अगर नाउन के पहले नहीं आएगा तो सेकंड कंडीशन एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है आपका? माई होता है। और पॉजिटिव जो प्रोनाउन होता है क्या होता है आपका? माइन होता है। क्या होता है? माइन होता है। अब ध्यान दीजिएगा डियर, एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में? कि एडजेक्टिव हमेशा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है और जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हमेशा वाक्य के अंत में आता है। या कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या होता है आपका? पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का पॉजिटिव क्या होता है? माई होता है। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है आपका? माइन होता है। वी का डियर, वी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आवर होता है, आवर। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है आपका? आवर्स होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पर्सन को चेंज करना होगा। पर्सन अगर आपको नहीं पता होगा कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजिटिव केस क्या है, तब तक डियर आप जो चेंज ऑफ पर्सन है, पर्सन को आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरा डियर ध्यान दीजिएगा
कि अब आपने फर्स्ट पर्सन को जाना कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है। डियर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पर्सन जो बात सुनने वाला होता है डियर। तो सेकेंड पर्सन यू ही होता है। क्या होता है? यू ही होता है। और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर? यू ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को क्लियर होना चाहिए डियर कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। तो एडजेक्टिव क्या होगा आपका? योर होगा। क्या होगा? योर होगा। और प्रोनाउन क्या होगा आपका? योर्स होगा। योर पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन क्या है आपका? योर्स है। दूसरा डियर ध्यान दीजिएगा, अब थर्ड पर्सन। अब जान रहे हैं केस, कारक। कारक में आप सीख रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस और डियर पजेसिव केस। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो केस मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक, आई और वी हमेशा कर्ता कारक के ही रूप में यूज होगा। मी और अस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस मीन्स रिएक्शन कर्म कारक के रूप में ही हमेशा मी और अस का प्रयोग होता है। कभी भी आप मी और अस को सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पजेसिव रिएक्शन पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ही यूज होगा, संबंध कारक के रूप में ही यूज होगा, हमेशा नाउन के पहले ही यूज होगा। पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के अंत में यूज होगा डियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, अब जानेंगे थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थर्ड पर्सन पे ध्यान दीजिएगा डियर। थर्ड पर्सन में डियर पहला जो आता है ही आता है। क्या आता है? ही को हमेशा सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, हमेशा कर्ता के रूप में लिखते हैं। ही का जो ऑब्जेक्ट होता है डियर क्या होता है? हिम होता है। क्या होता है? हिम होता है। पजेसिव एडजेक्टिव डियर हिज होता है। पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। पजेसिव प्रोनाउन डियर हिज ही होता है। ध्यान दीजिएगा, ही हमेशा कर्ता कारक के रूप में यूज होगा, हिम कर्म कारक के रूप में यूज होगा, हिज पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। अब डियर थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आता है सी। दूसरा आता है सी। तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है? हर होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। सी हमेशा कर्ता कारक के रूप में यूज किया जाता है। हर को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। और ये हर्ष हमेशा, ध्यान दीजिएगा कि हर्ष हमेशा एज अ पजेसिव प्रोनाउन के रूप में ही यूज होता है। तीसरा ध्यान दीजिएगा डियर, थर्ड पर्सन में तीसरा आता है इट। ही सी इट। क्या आता है आपका? इट आता है। तो इट पे ध्यान दीजिए डियर कि इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट ही होता है। जिस प्रकार से यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, उसी प्रकार डियर इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स होता है। क्या होता है? इट्स होता है। पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। पजेसिव प्रोनाउन डियर इसका नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि इट थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आता है। इट हमेशा कर्ता कारक के रूप में यूज होता है और इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है। तो इसका भी प्रयोग हम एज ए कर्ता कारक के रूप में भी यूज कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। इट का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो इट्स होता है और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा डियर, इन तीनों का जो प्लूरल फॉर्म होता है, ये क्या है? ही सी इट, ये सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म है और इसका इन तीनों का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? दे होता है। क्या होता है? दे होता है। तो दे का जो ऑब्जेक्ट होता है डियर, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर होता है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर्स होता है। देयर्स होता है। देखिए, दे हमेशा कर्ता कारक के रूप में यूज किया जाता है। देम हमेशा हम ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म कारक के रूप में यूज कर सकते हैं। और जो देयर है, देयर का प्रयोग हम पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और देयर्स का प्रयोग हम पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। तो डियर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये जो टॉपिक है, जो केस है, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा
कि जो पर्सन है, 3 पर्सन है। पहले पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो बात सुनता है, जिसके अंतर्गत आई और वी आता है। आई वी का ऑब्जेक्ट हमने बताया, आई का मी होता है, और जो प्रोनाउन होता है माई होता है, माइन होता है, और एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, एडजेक्टिव आवर होता है और आवर्स होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, पजेसिव यूर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन यूर्स होता है। ही का डिस्टेंट हिम होगा, ऑब्जेक्ट हिज होगा डिस्टेंट, इसका एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन क्या होगा, आपका हिज होगा। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, ऑब्जेक्ट भी हर होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, हर पजेसिव प्रोनाउन होता है। इट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंट इट ही होता है, और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है, इट्स होता है, और पजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है। अब इन तीनों का, ही से इट, इन तीनों का जो प्लूरल फॉर्म होता है ये क्या होता है, दे होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, और पजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है आपका, देयर्स होता है। मैं उम्मीद करता हूँ डिस्टेंट जो पर्सन है, पर्सन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब डिस्टेंट मैं आपको एक मैजिकल रूल बताऊंगा, एक जादुई रूल बताऊंगा, जिससे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इस जादू का हम प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पर्सन चेंज करना। अभी मैंने आपको पर्सन के बारे में आपको बता दिया है, अब हम यही जानेंगे कि हाउ टू चेंज पर्सन इन इनडायरेक्ट स्पीच। हम क्या जानेंगे कि किस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम पर्सन को चेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, पर्सन का जो रूल होता है आपका बहुत ही आसान होता है, मैं बहुत ही शानदार आप। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट इस मैजिकल रूल पे, और डियर स्टूडेंट ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं रूल आपको बता रहा हूँ ये आपको एक ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। तो आज जो मैं रूल बताऊंगा डियर स्टूडेंट, आज के बाद से डियर स्टूडेंट कभी भी आप जो प्रोनाउन चेंज करना है कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रूल क्या है, रूल पे ध्यान दीजिएगा। रूल जो है डियर स्टूडेंट, चेंज ऑफ पर्सन, किस तरीके से हम हाउ टू चेंज पर्सन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम ट्रिक जानेंगे और रटना नहीं डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान ट्रिक है, और आज के बाद से जो प्रोनाउन चेंज करने की जो दिक्कत है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन का जो रूल है क्या है, 1 2 3 अपॉन SON। देखिए डियर स्टूडेंट कितना आसान रूल है। आप इसी रूल को आप समझेंगे कि कभी भी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है डियर स्टूडेंट प्रोनाउन चेंज करने में आती है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक क्या है, 1 2 3 अपॉन SON। इट मीन्स डियर स्टूडेंट कि जो 1 है, 1 क्या है, 1 मीन्स डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन, पर्सन को 1 से दर्शा दिया गया है, फर्स्ट पर्सन। फिर क्या डियर स्टूडेंट, जो सेकेंड है, सेकेंड क्या आपका सेकेंड पर्सन है, जो थर्ड क्या आपका थर्ड पर्सन। यही आपको ध्यान देना है। फर्स्ट जो लिखा हुआ डियर स्टूडेंट ये क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, और थर्ड डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो 3 लिखा हुआ है ये क्या आपका थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन है। अब आपको ध्यान देना है, 1 के नीचे हमने लिखा है 1 अपॉन S। 1 अपॉन S का मतलब क्या होता है कि 1 अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करते समय डियर स्टूडेंट अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो ऐसे कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट, ही said to me, he said to me, ये कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, I am busy, I am busy। आप देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि अगर रिपोर्टेड पार्ट में, यही ध्यान देना डियर स्टूडेंट कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा एक बात आपको क्लियर होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान देना है और रिपोर्टेड पार्ट को ध्यान देना है, या रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान देना है। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं स्टूडेंट? डबल इन्वर्टेड कामाज, डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं कि जो सब्जेक्ट के बाद, रिपोर्टर के बाद या स्पीकर के बाद जो वर्ब यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सैड है। और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है? आपका आई है। ये ध्यान देना है कि रूल क्या कह रहे हैं? 1 2 3 अपॉन SON। रूल क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड पार्ट में, अगर रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ऐसे कंडीशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम उसे चेंज करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद से कभी भी आपको प्रोनाउन में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा कि अगर रिपोर्टेड, देखिएगा फर्स्ट पर्सन अपॉन S, मतलब क्या हुआ कि अगर रिपोर्टेड पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि यदि रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट ही हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, क्या होगा? अभी मैं आपको रूल नहीं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, मैं आपको पर्सन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही टोल्ड मी दैट, यहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का रूल ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सैड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी मैं आपको रूल नहीं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको पर्सन चेंज करना मैं सिखा रहा हूँ। ही सैड टू मी, ही, आप इसको क्या करेंगे क्योंकि सैड टू के बाद क्या रहा? ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो अगर सैड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम टोल्ड में बदल देते हैं सैड को। तो हमने क्या किया है? ही टोल्ड मी डैट। अब डियर स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको पर्सन चेंज करना सिखा रहा हूँ, क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में अगर डियर स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन आता है, क्या आता है? फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको डियर स्टूडेंट हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट? ही है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। रूल क्या कहता है? देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टेड पार्ट क्या है? रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट आई है, हमने चेंज क्या किया है? रिपोर्टिंग वर्ब के, ये रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ हमने चेंज किया है। तो ही है तो हमने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो रूल ये कहता है कि सैड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सैड को हम टोल्ड में बदल देते हैं, और जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं और हटा के असर्टिव सेंटेंस में डैट कंजक्शन का उपयोग करते हैं। अभी मैं रूल नहीं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको प्रोनाउन सिखा रहा हूँ कि हाउ टू चेंज पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच। तो डियर स्टूडेंट क्या करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के रूप में
अगर आपका पर्सन आता है और फर्स्ट पर्सन आता है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। हमने क्या कर दिया, ही का प्रयोग किया। फिर रूल ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट में है तो सब का सब रिएक्शन हम क्या करते हैं, पास्ट में कर देंगे। सिंपल प्रेजेंट में तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में। क्या लिखेंगे, ही वॉज बिजी। क्या होगा, ही वॉज बिजी। ही टोल्ड मी डैट ही वॉज बिजी। कह रहे क्या कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं व्यस्त हूँ। तो क्या है रिएक्शन, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच में जैसा कि आपको पता ही है कि वक्ता के कथन को, जो स्पीकर है, स्पीकर के कथन को हूबहू लिख देने को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच हम किसे बोलते हैं कि वक्ता के कथन को हूबहू न लिखकर बल्कि अपने शब्दों में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट पहला जो पर्सन है आपको समझ में आया होगा। पहला पर्सन क्या है कि फर्स्ट पर्सन अगर आई और वी आता है तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये ध्यान देना आपको कि कभी भी रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन आता है तो हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत ही अच्छे से रिएक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, किस तरीके से हम सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं। सेकेंड पर्सन का मतलब होता है अंडरस्टैंड यू। सेकेंड पर्सन क्या आपका, यू है, यू। ध्यान दीजिएगा कि अब हम एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे ही, अब इसी सेंटेंस को देख लीजिए, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, यू आर बिजी, यू आर बिजी, उसने मुझसे कहा तुम व्यस्त हो, उसने मुझसे कहा तुम व्यस्त हो। अब डियरस्टैंड इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ध्यान दीजिएगा। मेरा जो पर्पस है डियरस्टैंड आपको पर्सन सिखाने का है कि किस तरीके से हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं, किस तरीके से हम सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं। तो डियरस्टैंड जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ही का ही होगा, ही। और सैड टू के बाद क्या है आपका, ऑब्जेक्ट आया है, तो सैड को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। फिर क्या करेंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है डियरस्टैंड, डैट कंजक्शन का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, डैट। ही टोल्ड मी डैट। अब ध्यान दीजिएगा डियरस्टैंड, अभी आपको ध्यान देना है, यू क्या है आपका, कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है। देखिए यू क्या है आपका, सेकेंड पर्सन है और किस रूप में यूज हुआ है आपका, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। किसमें यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो डियरस्टैंड सेकेंड पर्सन को हमेशा हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है डियरस्टैंड, मी है। क्या है, मी है। तो मी का डियरस्टैंड हम मी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये किसमें है, ऑब्जेक्ट में है। और ऑब्जेक्ट का प्रयोग डियरस्टैंड कभी भी हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यू यहाँ सब्जेक्ट में है तो हमें सब्जेक्टिव ही लिखना है, कर्ता कारक के रूप में ही लिखना है, न कि कर्म कारक के रूप में। तो यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। मी का क्या होता है सब्जेक्ट, देखिए मी क्या आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आपका, आई होता है। क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई, आई। अब हमने रूल क्या बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट में है तो इसको हम किस में कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। क्या होगा, आई वॉज बिजी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पर्सन जो चेंज करना है वो समझ में आ रहा होगा। हमेशा ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। टू जो है ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। लिख भी देता हूं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू
ऑब्जेक्ट। डियर ये बिल्कुल मैजिकल रूल है, अब बिल्कुल डियर इसको रटना नहीं है, बहुत आसान है डियर। 1 2 3 अपन SON। 1 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन डियर बहुत आसान है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है डियर? थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? नो चेंज, कोई भी हम चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज, नो चेंज। जैसे थर्ड पर्सन आप ध्यान देना कि पर्सन क्या है, ही सी इट, ये क्या आपका थर्ड पर्सन है। कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में ही आए, सी आए, इट आए या दे आए, तो हम कभी भी डियर रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में ही, सी, इट या दे में हम कभी भी चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल देख लीजिए डियर, ऐसे ही said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, he is busy, he is busy, उसने मुझसे कहा वह व्यस्त है, उसने मुझसे कहा वह व्यस्त है। देखिए he, she, it, they कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में आते हैं तो ध्यान दीजिएगा जो थर्ड पर्सन होता है इसको हम नो चेंज, कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते हैं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही टोल्ड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस क्या लिखेंगे? डैट। ही टोल्ड मी डैट, ही आ रहा है, सी आए, इट आए, दे आए या नाउन आए, कोई भी नाउन आए, तो ऐसे कंडीशन में ना ही हम नाउन में चेंज करेंगे ना ही हम थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। तो ही का क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, ही। अब डियर टेंस में परिवर्तन होता है तो ही के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे ही वॉज बिजी, ही वॉज बिजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर कि जो पर्सन चेंज करना है और पर्सन का जो मैजिकल रूल है 1 2 3 अपन SON, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में तो सब्जेक्ट के रूप में हम चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो भी डिरेक्शन ऑब्जेक्ट के ही रूप में चेंज होगा। अगर पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है तो जो चेंज करेंगे हमेशा हम अंडरस्टैंड पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के ही रूप में यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंड जो प्रोनाउन चेंज करना है आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, पर्सन चेंज करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको रूल अप्लाई करना है 1 2 3 अपन SON, 1 2 3 अपन SON। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो मैं उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंड आपको पर्सन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब अंडरस्टैंड तीसरा जो दूसरा बेसिक रूल में आता है, बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ टेंसेज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अंडरस्टैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के टाइप्स, मैंने आपको सेंटेंस के टाइप्स में बताया असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मैंने सेंटेंस के टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो अंडरस्टैंड जब हम असर्टिव सेंटेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो असर्टिव सेंटेंस में जब भी जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो अंडरस्टैंड जैसा हमारा सेंटेंस रहेगा, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है आपका जो टेंस है टेंस में परिवर्तन हम करते हैं। अब बचा अंडरस्टैंड तीसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक है बेसिक रूल में चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अंडरस्टैंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके की अंडरस्टैंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक जो पॉइंट है अंडरस्टैंड, जो अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक जो अंडरस्टैंड ध्यान दीजिएगा कि एक एक जो आपका पॉइंट है, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपको सीखना है तो एक एक पॉइंट अंडरस्टैंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि अंडरस्टैंड जो वीडियो है बहुत लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा
बेसिक रूल में तीसरा जो टॉपिक है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरीके से हम जो नियरेस्ट वर्ड होता है नियरेस्ट वर्ड को किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर आप बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़िए। और स्टूडेंट मैं जो भी आपको टॉपिक बताऊंगा बिल्कुल डीपली बताऊंगा स्टूडेंट, बेसिक टू एडवांस बताऊंगा। और स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के स्टूडेंट मैं लेवल का बताऊंगा ताकि आप बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को सीख सकें। तो स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है आपका वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत स्टूडेंट धन्यवाद।